नमस्कार। आज हम बात करेंगे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की शक्ति के बारे में और साथ ही हम समझेंगे सुषुम्ना नाड़ी के जागरण की ध्यान की विधि के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर दो महत्वपूर्ण तत्वों से मिलकर बना है, जिनमें एक है प्राण ऊर्जा यानी कि लाइफ फोर्स और दूसरा है मनस ऊर्जा यानी कि मेंटल फोर्स। इन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के मिश्रण से ही हमारा ये शरीर बना है। यदि हमारे भीतर ये दोनों ऊर्जाएं संतुलित रहें, बैलेंस रहें, तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। लेकिन यदि इन ऊर्जाओं में किसी प्रकार का असंतुलन आ जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो हमें विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। तंत्र के अंदर इन दो तत्वों को शिवा और शक्ति के रूप में जाना जाता है और योग के अंदर इन्हीं तत्वों को ईड़ा और पिंगला नाम की नाड़ियों के रूप में जाना जाता है। अगर हमारे शरीर में ये ऊर्जाएं संतुलित हैं तो हम ठीक रहेंगे, लेकिन अगर ये ऊर्जाएं असंतुलित हो जाएं तो उसी के अनुसार हम भी असंतुलित हो जाएंगे। हमारे शरीर में ये ऊर्जाएं संतुलित हैं या असंतुलित, इस बात का पता हम अपनी श्वास की गति का निरीक्षण करके कर सकते हैं। आपको मालूम है हमारी नाक के जो दो छिद्र हैं, जो दो नथुने हैं जिनसे हमारी सांस अंदर और बाहर आती रहती है, इसमें लगातार श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया चलती रहती है। जब हमारी नाक के दाएं छिद्र से यानी कि राइट साइड के नॉस्ट्रिल से जब खुलकर सांस आ जा रही हो और बायां छिद्र बंद हो या आधा अधूरा खुला हो, तो इसका मतलब हमारी पिंगला नाड़ी सक्रिय है। और जब हमारी नाक के बाएं नथुने से यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से जब खुलकर बिना किसी रुकावट के श्वास आ जा रही हो और दायां नथुना बंद हो यानी कि राइट नोस्ट्रिल बंद हो या आधा अधूरा खुला हो, तो इसका मतलब हमारी ईड़ा नाड़ी सक्रिय है। और जब कभी नाक के दोनों नथुनों से खुलकर एक साथ सांस बिना रुकावट के चले तो समझे कि सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है। और सामान्यतः हर एक एक घंटे के अंतराल में हमारी दोनों नाड़ियां ईड़ा और पिंगला बारी बारी से चलती हैं और बीच में संधि काल में यानी जब एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी बदलती है, शिफ्ट होती है, तब केवल 2 मिनट से लेकर 5 मिनट के समय के अंतराल में सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय रहती है। अगर हमारी ईड़ा नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए किसी कारण से या बाई नेचर हमारी ईड़ा नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो, तो हमारे अंदर ईड़ा नाड़ी से जुड़े हुए गुण बढ़ने शुरू हो जाएंगे। या अगर हमारे अंदर पिंगला नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहे तो हमारे अंदर पिंगला नाड़ी से जुड़े हुए जो गुण हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ईड़ा नाड़ी के क्या गुण हैं? अगर हमारे शरीर में ईड़ा नाड़ी यानी कि जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल है, यदि वो हमारे पूरे डे टाइम में ज़्यादा एक्टिव रहे, यानी कि हमारी लेफ्ट साइड से यदि ज़्यादा सांस चले और राइट साइड से कम चले पूरे दिन के दौरान, तो हमारे अंदर जो ईड़ा के गुण हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और ईड़ा नाड़ी के क्या गुण हैं कि हमारे अंदर, क्योंकि ईड़ा नाड़ी एक स्त्रैण नाड़ी है, फीमेल इसकी क्वालिटीज हैं, तो हमारे अंदर स्त्रैण क्वालिटी, चाहे हम पुरुष भी हों, तो हमारे अंदर जो स्त्रैण गुण है, फीमेल जो गुण है, वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि ईड़ा नाड़ी को चंद्र स्वर भी बोलते हैं और इससे हमें चंद्रमा की एनर्जी मिलती है और चंद्रमा की जो नेचर है वो ठंडी है, शीतल है, इसलिए हमारे शरीर में ठंडक ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। और क्योंकि ईड़ा नाड़ी तामसिक प्रकृति की नाड़ी है और तमस प्रकृति अगर शरीर के अंदर बढ़नी शुरू हो जाए तो हम ज़्यादा विश्राम प्रिय, आलसी और अज्ञानी होने शुरू हो जाएंगे। हम बहुत ज़्यादा आलस में जाने शुरू हो जाएंगे। और इसी प्रकार जो ईड़ा नाड़ी अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो, क्योंकि रात्रि में ज़्यादा सक्रिय रहती है और जब हम सोते हैं तब ये ज़्यादा सक्रिय रहती है, तो हमें नींद ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ईड़ा नाड़ी से हमारी मानसिक शक्तियाँ कंट्रोल होती हैं, तो ये इसका बेनिफिट है कि जब आपके अंदर ईड़ा नाड़ी ज़्यादा सक्रिय होगी तो आपके अंदर मेंटल पावर्स ज़्यादा होंगी, आपकी मानसिक शक्तियाँ ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगी। और ईड़ा नाड़ी क्योंकि एक
अंतर्मुखी व्यक्ति को करती है। तो अगर आपके अंदर ईड़ा का ज्यादा इफेक्ट रहेगा तो आप अंतर्मुखी ज्यादा रहेंगे और सोशल कम रहेंगे। और इसके विपरीत अगर आपकी पिंगला नाड़ी यदि ज्यादा एक्टिवेट रहे आपकी, यानी कि अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिवेट रहे, आपके दाएं स्वर अगर आपका ज्यादा चले, तो आपके अंदर पुरुषों वाले गुण ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि हमारी जो राइट साइड की नोस्ट्रिल है, जिसको हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं, पिंगला नाड़ी को, इसकी प्रकृति गर्म होती है। तो अगर ये हमारे शरीर में ज्यादा एक्टिव रहेगी तो हमारे शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जिस प्रकार ईड़ा नाड़ी का स्वभाव जो है वो तामसिक है, इसी प्रकार पिंगला नाड़ी का जो स्वभाव है वो राजसिक है। तो राजसिक प्रकृति होने से क्या होगा, आप थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाएंगे, आपके अंदर सक्रियता ज्यादा बनी रहेगी, आपको शांत करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इसका एक लाभ भी होगा कि जैसे ईड़ा नाड़ी में मानसिक शक्तियां बढ़ती हैं, लेकिन उसी हिसाब से पिंगला नाड़ी अगर ज्यादा एक्टिवेट हो जाए तो हमारी फिजिकल एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं। तो कोई भी ऐसे कार्य जिसमें आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत हो, उन कार्यों को आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। और अगर आपके अंदर पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट रहे या स्ट्रांग रहे तो आप बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्ति होंगे, आप सोशल ज्यादा रहेंगे, आप इंट्रोवर्ट ना होकर एक्सट्रोवर्ट रहेंगे। और अगर आप ईड़ा या पिंगला अगर दोनों का अगर बैलेंस रहे और आपकी अगर सुषुम्ना नाड़ी अगर ज्यादा से ज्यादा चले तो क्या होगा, तो आपके अंदर एक संतुलन आ जाएगा। आपके अंदर ईड़ा के भी गुण रहेंगे और पिंगला के भी गुण रहेंगे, आप में एक बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। और जिस प्रकार ईड़ा से हमारे अंदर तमस बढ़ना शुरू होता है और पिंगला से रजस बढ़ना शुरू होता है, उसी प्रकार से अगर सुषुम्ना एक्टिवेट रहे तो हमारे अंदर सत्व बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि हमारे अंदर सात्विक प्रवृत्तियां बढ़नी शुरू हो जाएगी और हमारा मन अध्यात्म की ओर भी जाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी को रॉयल पाथ भी बोला गया है, यानी कि राजपथ भी बोला गया है। और अगर हमारे भीतर सुषुम्ना का एक्टिवेशन ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो इसे पाथ ऑफ इनलाइटमेंट भी बोला जाता है, यानी कि एक ऐसा मार्ग बन जाता है जो हमें बुद्धत्व की ओर, इनलाइटमेंट की ओर लेकर जाता है। इसी प्रकार से एक बात और समझें कि वह लोग जिनमें ईड़ा नाड़ी ज्यादा स्ट्रांग रहती है, उनमें मानसिक गुण तो खूब होते हैं, उनमें पोटेंशियली मेंटल पावर, मेंटल एबिलिटीज तो काफी होती हैं, लेकिन जब तक वे अपनी सोलर साइड यानी पिंगला नाड़ी को भी बराबर रूप में सक्रिय नहीं कर लेते, तब तक वे अपनी स्वाभाविक क्षमता को प्रकट नहीं कर पाते हैं। और अगर वे अपनी सूर्य शक्ति को उठा ना पाए तो उनके गुण उनके अंदर ही दफन होकर रह जाते हैं, वे उनको अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है, अगर आप ईड़ा प्रभावी व्यक्ति हैं तो आप में पिंगला नाड़ी को भी एक्टिवेट होना जरूरी है, अदरवाइज आप अपनी क्षमताओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार वे लोग जिनमें पिंगला नाड़ी ज्यादा स्ट्रांग रहती है, उनमें शारीरिक सक्रियता तो खूब होती है, वे बहुत चुस्त दुरुस्त और फुर्तीले होते हैं, लेकिन जब तक वे अपनी लुनार साइड यानी ईड़ा नाड़ी को भी बराबर रूप से सक्रिय ना कर लें, तब तक वे पूर्ण विकास नहीं कर पाते। यानी इन लोगों को अपनी शारीरिक सक्रियता के साथ साथ मानसिक गुणों में भी वृद्धि करने की आवश्यकता होती है, अदरवाइज एक पलड़ा भारी रहेगा और एक हल्का रहेगा और इस असंतुलन के कारण वो पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारी नाड़ियों में असंतुलन आता ही क्यों है, क्यों ये बैलेंस नहीं रह पाती है। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं और सबसे बड़े कारणों में जो कारण है वो है हमारा अनहेल्थी लाइफस्टाइल, कि हम सही तरीके से अपनी लाइफ को जीते नहीं है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, टेंशन हो, तनाव हो, भोजन सही तरीके का अगर ना किया जाए, प्रदूषण हो वायु में, और आपके अंदर अगर नेगेटिविटी हो, तो इन कारणों से हमारी जो नाड़ियों में असंतुलन आना शुरू हो जाता है। तो पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके अपनी दोनों नाड़ियों ईड़ा और पिंगला को हेल्थी करना चाहिए, उनको स्वस्थ करना चाहिए, उनके असंतुलन को दूर करके उनको संतुलित करना चाहिए। इसके अलावा हठ योग की षट क्रियाओं का अभ्यास करके
योग व प्राणायाम, खासकर नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करके, विभिन्न योग के आसन और मुद्राओं का अभ्यास करके अपनी दोनों नाड़ियों ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करना चाहिए और इनको संतुलित करना चाहिए, ताकि सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियों से बचा जा सके। और एक बार जब ईड़ा और पिंगला दोनों संतुलित होने लग जाएंगी तो तीसरी नाड़ी यानी कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा सक्रिय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यह चमत्कारिक नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने का एक ही उपाय है कि आप अपनी पहले ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों को संतुलित करें। और जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी की सक्रियता बढ़ेगी तो आपकी ध्यान में गहराई आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठेंगे तो उस समय यदि सुषुम्ना सक्रिय हो जाती है तो जैसे ही सुषुम्ना के सक्रिय होने से उसका जो द्वार खुलेगा तो मूलाधार में उत्पन्न हुई ऊर्जा सुषुम्ना के मध्य में से गुजरती हुई ऊपर आज्ञा चक्र तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी और इस प्रकार आपके ध्यान में गहराई बढ़ जाएगी। तो मेरी सारी बात का लबोलबाब यही है कि सबसे पहले आप अपनी ईड़ा और पिंगला इन दो नाड़ियों के असंतुलन को दूर करें, ताकि इन दो नाड़ियों के असंतुलन के दूर होने से आपकी शारीरिक और मानसिक जो परेशानियां अगर आपके जीवन में कोई आ रही हैं तो वो खत्म हो जाएं। और जैसे ही आपकी ये दो नाड़ियां संतुलित होंगी ईड़ा और पिंगला, तो शारीरिक और मानसिक समस्याएं खत्म होने के बाद फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में विकास आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपकी ईड़ा और पिंगला संतुलित होंगी तो उनके संतुलन से आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो तीसरी नाड़ी है, जो मध्य की नाड़ी है, वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। और जब वो एक्टिवेट होगी तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में विकास होना शुरू हो जाएगा। तो उसी संदर्भ में अंत में अब हम बात करते हैं सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने की एक ध्यान की विधि के बारे में। इस ध्यान विधि का नाम है सुषुम्ना क्रिया ध्यान। कैसे इसको करना है आप ध्यान से इसको समझें और हर रोज इस विधि का अभ्यास करें। इस विधि के अभ्यास से धीरे धीरे आपकी ईड़ा और पिंगला में यदि असंतुलन है एक तो वो दूर हो जाएगा, और वो उसके असंतुलन दूर होने के साथ साथ आपकी सुषुम्ना नाड़ी में जागृति आनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आप में ध्यान में गहराई आनी शुरू हो जाएगी। तो कैसे इसको करना है? सबसे पहले आप अपने ध्यान कक्ष में बैठ जाएं, ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखें, आइस को बंद कर लें और अपने शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, विचारों को शांत करें और अपनी श्वास को शांत करें। जब आप पूर्ण रूप से 2-3 मिनट में शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, फिर आपने इसका अभ्यास करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आप अपनी मन की आंखों से, अपनी विजुअलाइजेशन से, अपनी कल्पना शक्ति से अपनी रीढ़ की हड्डी पे अपना ध्यान लगाएं। अपनी कमर में आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि अपने टेल बोन से जो आपकी रीढ़ की हड्डी का बेस है वहां से लेकर पूरा ऊपर तक अपने मस्तिष्क तक, यानी कि जो आपका 7वां चक्र है क्राउन चक्र, वहां तक पूरी रीढ़ की हड्डी को आपने देखना है। क्राउन चक्र आपका कहां पर है? जहां पर पंडित लोग चोटी रखते हैं, जहां पर बोधी रखते हैं, वो आपका क्राउन चक्र का स्थान है। सहस्त्रार चक्र जो 7वां चक्र है वो आपका स्थान है। और सबसे नीचे जो आपका मूलाधार चक्र है, जो रीढ़ की हड्डी का जो बेस है जिसे टेल बोन बोलते हैं, वो आपका पहला चक्र है, मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी की शुरुआत। और जो अंतिम जो उसका सिरा है, ऊपर का सिरा, जहां पर 7वां चक्र है क्राउन चक्र, वो उसका अंतिम छोर है। तो उसके अंतिम छोर से लेके नीचे प्रारंभिक छोर तक पूरी रीढ़ की हड्डी को आप विजुलाइज करें, उसे ऊपर से नीचे तक देखें। जब आपकी नजर पूरी जम जाए अपनी बैकबोन पर, अपनी स्पाइन पर, तब अब आपने क्या करना है? अब आप अपनी श्वास को भी देखें कि कैसे आपकी सांस अंदर जा रही है और कैसे सांस आपकी बाहर आ रही है। अब आप अपनी अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस को अपनी रीढ़ की हड्डी पर जोड़ेंगे। और याद रखें, आपने अपनी श्वास की गति को छोटा बड़ा नहीं करना है, उसको प्राकृतिक रूप से जैसी वो चल रही है उसको चलने देना है। लेकिन करना क्या है? जैसे ही आपकी सांस शुरू हो, यानी कि जैसे ही आप इनहेल करें तो आप अपना ध्यान
अपने टेल बोन यानी कि अपने मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें और महसूस करें कि जैसे ही आपकी सांस अंदर जानी शुरू हुई वो आपके मूलाधार चक्र से होती हुई ऊपर आपके क्राउन चक्र तक आ रही है। और उस श्वास को आपने अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर ऊपर तक चलते हुए देखना है। यानी कि आप अपनी श्वास को अपनी रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर तक चलता हुआ देखेंगे और फिर ये देखेंगे इनहेल के साथ जब आपकी सांस अंदर जाएगी, और जब आप सांस छोड़ने की प्रक्रिया होगी तो आप अपने ऊपर वाले चक्र से नीचे मूलाधार चक्र पर नीचे वापिस आ जाएंगे। यानी कि हर अंदर आती सांस को आप अपनी मूलाधार चक्र से सहस्त्रधार चक्र तक देखेंगे और हर बाहर निकलती सांस को ऊपर के क्राउन चक्र से नीचे मूलाधार चक्र तक वापिस आते हुए देखेंगे। इस प्रकार आपने अपनी रीढ़ की हड्डी में सांस को ऊपर जाते हुए देखना है और वापस उसे नीचे आते हुए भी देखना है। यानी कि अपनी स्पाइन के अंदर आप अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को विजुलाइज करेंगे। जब भी आपकी सांस अंदर जाएगी तो आपने कल्पना करनी है कि आपकी सांस आपके मूलाधार चक्र यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी का जो बेस है, जो मूल है, वहां से वो श्वास ऊपर की ओर उठेगी और आपके सातवें चक्र यानी कि क्राउन चक्र तक आएगी। और जब आपकी सांस बाहर जाएगी तो आपके क्राउन चक्र से वही श्वास नीचे मूलाधार चक्र तक वापिस आ जाएगी। यानी कि अपनी हर आती और जाती सांस को आपने अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर से आते हुए और जाते हुए देखना है। हमारी रीढ़ की हड्डी के मध्य में ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी स्थित है और आप ये महसूस करेंगे कि आपकी हर अंदर आती सांस आपकी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल मध्य से वो ऊपर आती है और हर बाहर जाती सांस आपकी रीढ़ की हड्डी के मध्य से यानी कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से ही नीचे तक वापिस आती है। इस प्रकार लगातार आप अपनी सांस को अपनी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल भीतर से सुषुम्ना के मार्ग से उसे विजुलाइज करेंगे, ऊपर उठता हुआ और वापस नीचे आता हुआ। इस दौरान आपका मन बिल्कुल अपनी सांस पर टिका रहेगा। आपने अपने ध्यान को अपनी सांस से भटकने नहीं देना है। आप नोट करेंगे जैसे ही अगर आपका मान लीजिए सांस से ध्यान भटकता है तो आपकी सांस वहां पर हल्की सी टूट जाएगी या हल्का सा आपको झटका सा लगेगा। जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर जाएगा या आपकी जो ब्रीदिंग की जो लय है वो थोड़ा बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर आपका ध्यान आपके श्वास पर टिका रहा तो एक बड़ा ही गहरा आपका रिदम बनना शुरू हो जाएगा और एक हार्मनी बननी शुरू हो जाएगी। अगर आपका मन ज्यादा इधर उधर ना भटका और आपका पूरा ध्यान यदि आपकी श्वास पर टिका रहा तो इस प्रकार से आपने इस विधि को करना है। और शुरू में आप इसे 5 मिनट अभ्यास करें और धीरे धीरे आप इसे बढ़ाते हुए अपने हफ्ते 2 हफ्ते में आप इसे 40 मिनट तक भी कर सकती हैं। और इस प्रकार आपको इसको अगले 3 महीने तक यदि आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो शुरू के कुछ हफ्तों में ही आपको इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो इसमें जागृत होनी शुरू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप अपनी पूरी अटेंशन, अपना पूरा ध्यान अपनी मन की आंखों से श्वास के माध्यम से अपनी सुषुम्ना नाड़ी पर ही टिकाए हुए हैं। क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी के मध्य में ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी का वास है। तो उसी को आप बार बार जब विजुलाइज करेंगे और खासकर जब आप श्वास को भी उसके साथ जोड़ देंगे तो आपकी अटेंशन वहां पर आने से आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी, उसका जागरण होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसी के साथ मेरी बात पूरी हुई। धन्यवाद।